पूर्वांचल के घने और शांत पहाड़ों के बीच बसा एक सुंदर और समृद्ध राज्य था चंद्रगिरी। इस राज्य के राजा आदित्य सेन अपनी वीरता, न्यायप्रियता और दूरदर्शिता के लिए प्रसिद्ध थे। प्रजा उन्हें आदर और प्रेम से देखती थी। उनकी पत्नी रानी सौम्या देवयानी राज्य में अपनी अनुपम सुंदरता, शालीनता और मधुर स्वभाव के लिए जानी जाती थीं। राजमहल का जीवन अत्यंत भव्य था, किंतु रानी सौम्या का मन अक्सर एकाकी और उदास रहता। राजा आदित्य सेन राज्य के कार्यों में इतने व्यस्त रहते कि रानी को उनसे कभी कभार ही समय मिल पाता। इस अकेलेपन से उबरने के लिए रानी प्रायः महल से बाहर निकलकर चंद्रगिरी से लगे चंपावन के पर्णपाती वनों में भ्रमण करने जाया करती। चंपावन के हृदय में एक रहस्यमय अघोरी साधु का आश्रम था, जिनका नाम था स्वामी अंबिकानंद। वे अपने गूढ़ ज्ञान, तांत्रिक शक्तियों और मंत्र सिद्धियों के लिए दूर दूर तक विख्यात थे। जब रानी सौम्या पहली बार वहां पहुंची तो स्वामी अंबिकानंद ने उन्हें आत्मीयता से आमंत्रित किया और एक लंबी गूढ़ चर्चा की। उनकी वाणी में एक रहस्यमयी खिंचाव था, जिसने रानी को मंत्रमुग्ध कर दिया। उस दिन के बाद रानी ने बहाने बनाकर बार बार उस आश्रम जाना शुरू कर दिया। स्वामी ने उन्हें योग, ध्यान और तांत्रिक शास्त्रों की शिक्षा देना प्रारंभ किया, लेकिन यह आध्यात्मिक रिश्ता धीरे धीरे एक गहरे व्यक्तिगत आकर्षण में बदलता गया। रानी के खाली हृदय और साधु की रहस्यमयी आंखों के बीच एक अदृश्य डोर बंध चुकी थी, एक ऐसा बंधन जिसे छिपाना आसान नहीं था। रानी सौम्या ने इस गुप्त संबंध को छिपाने में अत्यंत चतुराई दिखाई। जब राजा आदित्य सेन दरबार में होते तो वह चुपचाप महल से निकल जाती। कभी कभी वह रात के अंधकार में भी महल छोड़कर आश्रम जाती थी। रानी राजा के प्रति भी पूरी श्रद्धा और प्रेम का प्रदर्शन करती। वह 7 दिन राजा के साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करती, उनके कार्यों में रुचि दिखाती और हर आदेश का पालन करती, जिससे राजा को रानी पर कभी कोई संदेह न हुआ। राजा को पूर्ण विश्वास था कि रानी सौम्या उनसे गहराई से प्रेम करती हैं और उनके प्रति पूर्णतः समर्पित हैं। उधर साधु अंबिकानंद रानी को यह विश्वास दिला चुके थे कि वह एक दिव्य आत्मा है और उनका मिलन ईश्वर की योजना का हिस्सा है। रानी इस बात को पूरी तरह स्वीकार कर चुकी थी। उन्होंने धीरे धीरे महल से कुछ कीमती गहने और रत्न चुपचाप साधु को देना शुरू कर दिए। इसके बदले में साधु उन्हें तांत्रिक मंत्र, सिद्धियां और आत्मिक शांति का ज्ञान देते। समय के साथ रानी सौम्या और अंबिकानंद का यह गुप्त संबंध अत्यंत गहरा होता गया। चंपावन का आश्रम रानी के लिए एक ऐसा स्थान बन गया जहाँ वह सारे शाही बंधनों और सामाजिक मर्यादाओं को भूल जाती थीं। महल के कुछ पुराने सेवकों ने रानी के व्यवहार में बदलाव महसूस किया। कभी कभी उनकी गैर मौजूदगी पर कानाफूसी होने लगी, लेकिन रानी ने उन संदेहों को भी अपने प्रभाव और इनामों से दबा दिया। उन्होंने कुछ प्रमुख सेवकों को धन, पद और अधिकार देकर अपनी ओर कर लिया। इस बीच स्वामी अंबिकानंद को रानी सौम्या के माध्यम से महल की कई गुप्त जानकारियां मिलने लगीं। रानी की सहायता से उन्होंने राजा के दरबार में अपने कुछ अनुयायियों को भी नियुक्त करवा दिया। राजा आदित्य सेन को इसकी कोई भनक नहीं थी। असल में वह व्यक्ति कोई अघोरी साधु नहीं था, बल्कि एक चतुर और चालाक तांत्रिक था, जिसका वास्तविक स्वरूप रानी सौम्या देवयानी नहीं जानती थी। अब तक वह तांत्रिक रानी के मन और शरीर पर पूरी तरह हावी हो चुका था। एक दिन तांत्रिक ने रानी से कहा, राज्य का असली नियंत्रण तुम्हारे हाथों में होना चाहिए। राजा तो बस एक नाम का शासक है। रानी, जो अब तांत्रिक के प्रेम और प्रभाव में पूरी तरह डूब चुकी थी, इस विचार से सहमत हो गयी। अगले ही दिन तांत्रिक ने रानी से कहा, अब समय आ गया है कि मैं महल के भीतर प्रवेश करूं। महल पहुंचकर रानी ने राजा से कहा, मैं एक सिद्ध पुरुष को जानती हूँ जिन्हें मैं महल के भीतर स्थान देना चाहती हूँ। वे एक महान तपस्वी हैं जिनके पास अद्भुत सिद्धियां हैं। वे हमारी मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं और आने वाले संकटों के बारे में पूर्वाभास भी देते हैं। उनके माध्यम से हम शत्रु राज्यों की योजनाओं का भी पता लगा सकते हैं। राजा ने रानी के आग्रह पर भरोसा कर लिया और तांत्रिक को महल में रहने की अनुमति दे दी। रानी ने महल के पुराने कक्षों में से एक को विशेष रूप से सजवाया और उसे तांत्रिक के निवास योग्य बना दिया। अब तांत्रिक महल में रहने लगा और धीरे धीरे उसने राजा के दैनिक कार्यों, शासन व्यवस्था और महल के नियमों पर गहरी निगरानी शुरू कर दी। उसने रानी को विशेष जड़ी बूटियां दी, जिन्हें रानी राजा के भोजन में मिलाकर देती। धीरे धीरे राजा आदित्य सेन कमजोर और रोगग्रस्त महसूस करने लगे। रानी अपने कोमल व्यवहार और झूठे प्रेम से राजा को यह यकीन दिलाती रही कि यह सब राज्य के अत्यधिक बोझ और मानसिक तनाव का परिणाम है। इस बीच तांत्रिक और रानी के बीच की मुलाकातें गुप्त रूप से बढ़ती गईं। रात्रि के अंधेरे में जब पूरा महल सोता, रानी तांत्रिक के कक्ष में जाती और दोनों साथ बैठकर गुप्त योजनाएं बनाते। तांत्रिक ने रानी से वादा किया कि वह उसे ऐसी शक्तियां देगा जिससे वह पूरे राज्य की सबसे शक्तिशाली स्त्री बन जाएगी। यह सुनकर रानी पूरी तरह उसकी योजना में उलझ गई। महल का एक वफादार और बुद्धिमान मंत्री सेनापति वीरभद्र, जो राजा की बिगड़ती हालत और रानी के बदले व्यवहार को देखकर बहुत चिंतित था, एक दिन रानी ने दरबार में प्रस्ताव रखा कि राजा अब अस्वस्थ हैं
और उन्हें पूर्ण विश्राम की आवश्यकता है, इसलिए राज्य का सारा कार्यभार वह स्वयं संभालेंगी। राजा भी इससे सहमत है। सभी दरबारी ने इसमें अपनी सहमति दी। राजा, जो अब अत्यधिक दुर्बल हो चुके थे, अनिच्छा से इस प्रस्ताव को मान चुके थे। इधर तांत्रिक अब अपने अंतिम और सबसे खतरनाक चरण की ओर बढ़ चुका था। उसने रानी से कहा कि यदि वह एक विशेष तांत्रिक क्रिया करे तो वह राजा की आत्मा को भी अपने वश में कर सकता है। रानी, जो तांत्रिक के प्रेम और प्रभाव में पूर्णतः गिर चुकी थी, इस भयावह योजना के लिए भी तैयार हो गई। लेकिन अब राजा आदित्य सेन को भी रानी के व्यवहार पर संदेह होने लगा था। उन्होंने अपने सबसे विश्वास पात्र सेनापति वीरभद्र को बुलवाया और कहा, मुझे लगता है कि मेरे जीवन के दिन अब सीमित हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि मेरे खिलाफ कोई गहरी साजिश रची जा रही है। मैं चाहता हूँ कि मेरे मरने से पहले तुम इस साजिश का पता लगाओ और सत्य को उजागर करो। वीरभद्र ने राजा को आश्वासन दिया, राजन, मैं जल्द ही इस षड्यंत्र की जड़ तक पहुंचूंगा और सत्य को उजागर करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे किसी भी खतरे का सामना क्यों न करना पड़े। उन्होंने महल में कुछ गुप्तचरों को नियुक्त कर दिया जो रानी और तांत्रिक की गतिविधियों पर नजर रखें। कुछ ही दिनों में एक गुप्तचर ने सेनापति वीरभद्र को एक अहम सूचना दी। उसने बताया कि वे दोनों राजा को पूरी तरह समाप्त करने और रानी के गर्भ में पल रहे बच्चे को राज्य का भविष्य शासक बनाने की योजना बना रहे हैं। तांत्रिक ने रानी को यह विश्वास दिलाया था कि उनका बच्चा दिव्य होगा और वही इस राज्य पर शासन करेगा। रानी, जो अब पूरी तरह साधु के प्रभाव में आ चुकी थी और उससे गर्भवती हो चुकी थी, इस योजना को राज्य की नियति मान चुकी थी। सेनापति वीरभद्र ने बिना समय गंवाए राजा आदित्य सेन को सारी सच्चाई से अवगत कराया। राजा आदित्य सेन ने यह सब जानकर पूरी साजिश को समझ लिया। उन्होंने वीरभद्र से कहा, अगर मैं अब भी चुप रहा तो राज्य को हमेशा के लिए खो दूंगा। अब समय आ गया है कि हम इस षड्यंत्र का अंत करें। सेनापति वीरभद्र ने सलाह दी, महाराज, अपनी बीमारी का नाटक जारी रखें ताकि रानी और तांत्रिक पूरी तरह निश्चिंत हो जाएं। हमें उन्हें उनके ही विश्वास के जाल में फंसाना होगा। आप बीमार ही बने रहें और मैं आपकी पूर्ण स्वस्थता का उपाय करता हूँ। वीरभद्र ने पूरे महल में यह अफवाह फैला दी कि राजा अब अंतिम अवस्था में पहुंच चुके हैं और कभी भी अपनी अंतिम सांस ले सकते हैं। यह सुनकर रानी और तांत्रिक निश्चिंत हो गए और उन्हें यह विश्वास हो गया कि राजा के मरने के बाद राज्य उनके हाथों में आ जाएगा। इसी दौरान वीरभद्र ने राज्य के बाहर जाकर एक सिद्ध साधु से संपर्क किया जो दुर्लभ तंत्र मंत्र में पारंगत था। उस साधु ने उन्हें एक विशेष मंत्र बताया जिसे लेकर वीरभद्र राज्य लौटे और राजा को सौंपा। यह मंत्र अत्यंत शक्तिशाली था और जैसे ही राजा आदित्य सेन ने इसका नियमित जाप और विधान आरंभ किया, उनकी खोई हुई शक्ति और चेतना धीरे धीरे लौटने लगी। कुछ ही दिनों में राजा शारीरिक और मानसिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ हो गए। अगले दिन राजा ने सभा बुलाई। सभा में रानी सौम्या और तांत्रिक राजा को स्वस्थ देखकर अचंभित रह गए और सोचने लगे, राजा तो मृत्युशैया पर था, फिर यह अचानक कैसे स्वस्थ हो गया। राजा ने उसी क्षण कहा, प्रिय दरबारियों, मेरी कमजोरी एक भ्रम था। मैं जानता था कि रानी सौम्या और तांत्रिक अंबिकानंद मेरे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हैं। रानी, जो अब तांत्रिक से गर्भवती है, वे मेरे राज्य को हड़पने की योजना बना चुके थे, इसलिए इन्हें कठोर दंड अवश्य मिलेगा। यह सुनकर रानी सौम्या और तांत्रिक के पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरे दरबार में गहरा सन्नाटा छा गया। राजा ने आगे आदेश दिया कि रानी और तांत्रिक को गिरफ्तार किया जाए और उन्हें जेल में डालकर तब तक कोड़े से मारा जाए जब तक उनकी जान न निकल जाए। रानी ने रोते हुए राजा से क्षमा मांगी, लेकिन राजा का चेहरा पत्थर की तरह कठोर हो गया था। वह अब केवल एक न्यायप्रिय शासक था जो अपने राज्य की मर्यादा की रक्षा कर रहा था। सैनिकों ने तुरंत आदेश का पालन किया। दोनों को जंजीरों में जकड़कर कारागार की ओर ले जाया गया। तो दोस्तों, आप हमें बताइए कि राजा ने रानी के साथ सही किया और आपको यह कहानी कैसी लगी। ऐसी और कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।